चुनाव की काउंटिंग की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यह फार्मूला है जीत के लिए आवश्यक मत बराबर कुल वैध मत बटे निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस एक। यहाँ कुल वैध मत क्या होता है, तो मान लिया जाए कि कुल मतों की संख्या 1002 है और जो वैध मत डाले गए हैं उसकी संख्या 1000 है। तो 1000 जो है वह कुल वैध मत हुआ। कुल वैध मतों की संख्या इस फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं हम लोग कि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी। तो कुल वैध मत कितना हुआ 1000 बटे निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 1 होता है, क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार जीतते हैं, एक ही उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। और विधान परिषद और राज्यसभा में जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक होती है, इसलिए इस प्रकार का फॉर्मूला बनाया गया है। यह फॉर्मूला विधान परिषद और राज्यसभा में जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुनाव होता है उस पर भी यह फॉर्मूला ही लागू होता है। यहाँ कुल वैध मतों की संख्या 1000 हुआ और निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 प्लस 1 और फिर प्लस 1। तो इस प्रकार 1000 बटे 2 प्लस 1 फिर 500 प्लस 1 इक्वल टू 501। यानी इस प्रकार जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 501 मत प्राप्त होनी चाहिए, वही उम्मीदवार चुनाव में विजयी घोषित होता है। अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार मतों की गिनती की जाती है और किस प्रकार वरीयता क्रम में दिए गए मतों की गिनती की जाती है। मान लीजिए कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 5 है, जिसका नाम इस प्रकार है A B C D E। और जैसा कि हम लोग पहले से ही हम बता दिए हैं कि यहाँ पे कुल मतदाताओं की कुल वैध मतों की संख्या 1000 माना गया है। जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 501 होनी चाहिए। तो कुल वैध मत 1000 है और इसकी प्रथम वरीयता की काउंटिंग की जाती है। तो A को 250 मत मिलता है, B को 300 मत मिलता है, C को 150 मत मिलता है और D को 100 मत मिलता है और E को 200 मत मिलता है। ये सभी मत जो है प्रथम वरीयता के मत हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जीतने के लिए 501 मतों की जो आवश्यकता है, इनमें से कोई उम्मीदवार भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यानी प्रथम वरीयता से कोई भी उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं हो रहा है और यह प्रथम चरण का मतगणना हो गया, यानी काउंटिंग हो गया। तो जब प्रथम वरीयता से प्रथम चरण में कोई भी उम्मीदवार जीतने के लिए आवश्यक मतों के बराबर मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो दूसरे चरण की मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाती है और इसमें द्वितीय वरीयता के मतों को गिना जाता है। तो इसमें से जो 5 उम्मीदवार हैं A B C D और E, तो इनमें हम लोग देखेंगे कि सबसे कम मत कौन पाया है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम मत पाने वाला उम्मीदवार कौन है, तो D है, जिसको 100 मत मिला है। तो अब क्या होगा कि D को इस मतगणना की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उसे जो 100 मत मिले हैं उस 100 मत पत्रों में द्वितीय वरीयता के मत को गिना जाएगा और इसे शेष बचे उम्मीदवारों में विभाजित कर दिया जाएगा, उसमें विभाजित करके जोड़ दिया जाएगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि A जो है द्वितीय चरण में 30 मत प्राप्त किया है। 100 में से 30 मत A को मिला है, B को 50 मत मिला है, C को 20 मत मिला है और E को एक भी मत नहीं मिला है, यानी 0 मिला है।
तो यहाँ हम लोग फिर से देख रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार जीतने के लिए आवश्यक मत यानी 501 मत जो है किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका, यानी फिर से परिणाम नहीं निकल पाया और कोई भी उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा, अब फिर शुरू होगा तीसरे चरण की काउंटिंग की प्रक्रिया, और इसमें जो है जो शेष बचे 4 उम्मीदवार हैं उनमें देखा जाएगा कि सबसे कम मतदान किस उम्मीदवार को मिला है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम मत सी को मिला है, यानी पहले से 150 मिला था और फिर 20 मिला, यानी 170 मत जो है सी को मिला है, सबसे कम मिला है। तो अब इसको सी को मतगणना की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इसे प्राप्त मत जो है अन्य 3 बचे उम्मीदवारों में विभाजित किया जाएगा, और प्रथम चरण में जो मत इसको प्राप्त हुआ था यानी 150 मत जो प्राप्त हुए थे, 150 मत पत्रों की द्वितीय वरीयता की गिनती की जाएगी और 150 में जो द्वितीय वरीयता की शेष बचे 3 उम्मीदवारों में विभाजित कर दिया जाएगा, यानी जो द्वितीय वरीयता 150 यानी जो 150 मत पत्रों में द्वितीय वरीयता जो उम्मीदवार जितना पाएगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अब जो है 150 में से शेष बचे 3 उम्मीदवारों में कितना कितना मत द्वितीय वरीयता के क्रम पर लोग मत दिए हुए हैं। तो इनमें से ए को मिला है 20 मत, बी को मिला है 100 मत और ई को मिला है 30 मत। अब सी को जो 20 मत मिले थे इसके पिछले चरण में वह कितना था 20, चूंकि 20 के द्वितीय वरीयता के क्रम के मत को गिना जा चुका है, तो अब 20 जो शेष बचे हुए हैं इसमें तृतीय वरीयता के मत की काउंटिंग की जाएगी और शेष बचे जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें जोड़ा जाएगा। इस 20 मत पत्रों में देखा जाएगा कि तृतीय वरीयता पर किस उम्मीदवार को कितना मत मिला है और इसको उसके मतों में जोड़ी जाएगी। तो 20 में ए को मिला है 0 मत, बी को मिला है 10 मत और ई को मिला है 10 मत। तो यहां आप लोग अब फिर से क्या करेंगे, शेष बचे जो 3 उम्मीदवार हैं उनके मतों की टोटल काउंटिंग की जाएगी, टोटल जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि कोई जीतने के लिए आवश्यक मत जो 501 निर्धारित हुआ है उतना कोई प्राप्त कर रहा है या नहीं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि फिर से जीतने के लिए आवश्यक मत जो निर्धारित किया गया है उतना मत प्राप्त नहीं कर सका, यानी यहां फिर से रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकेगा। और फिर शुरू होगी अगले चरण की काउंटिंग की प्रक्रिया। तो पहले ही 2 उम्मीदवार को 5 में से 2 उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया है और फिर 3 शेष बचे उम्मीदवारों में देखेंगे कि सबसे कम मतदान किसको मिला है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सबसे कम मत जो है ई को मिला है। तो कितना मिला है? तो फिर से क्या करेंगे कि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो 2 उम्मीदवारों के साथ अपनाई गई थी। तो यहां जो है फिर देखेंगे कि पहले चरण में ई जो है कितना मत पाया था और प्रथम चरण में जो ई जितना मत पाया था उसके द्वितीय वरीयता के मत को काउंटिंग किया जाएगा और उस मत को शेष बचे 2 उम्मीदवारों में जोड़ दिए जाएंगे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम चरण में ई को 200 मत मिला था। तो 200 मतों में द्वितीय वरीयता के मतों की काउंटिंग की जाएगी और शेष बचे 2 उम्मीदवारों में उसे जोड़ा जाएगा। तो 200 में से ए को मिला है 50 मत और बी को मिला है 150 मत और फिर ई को जो अगले चरण में जो मत प्राप्त हुआ था उसको भी क्या करेंगे, अन्य 2 उम्मीदवारों में विभाजित कर देंगे। तो ई को अगले चरण में 30 मत प्राप्त हुए थे,
तो 30 मत जो प्राप्त हुआ था उसमें से द्वितीय वरीयता के मत की काउंटिंग हो चुकी है। क्या करेंगे कि तृतीय वरीयता के मत की काउंटिंग की जाएगी। तो 30 में से तृतीय वरीयता के मत जो है ए को 0 मिला है और बी को 30 मिला है, और फिर ई को जो 10 मत मिले हुए हैं उसमें तृतीय वरीयता के मतों की काउंटिंग हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि जो 10 मत है उसमें चतुर्थ वरीयता के मतों की काउंटिंग की जाएगी और शेष बचे 2 उम्मीदवारों में विभाजित करके जोड़ दिए जाएंगे। तो यह 10 मत जो है ए को मिला है और बी को कितना मत मिला, इसमें से 0 मत मिला। और इस प्रकार अब क्या करेंगे, फिर से शेष बचे यानी ए और बी उम्मीदवारों की प्राप्त मतों की कुल संख्या देखेंगे कितना हुआ, जोड़ेंगे उसको। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ए को कुल प्राप्त मत कितना हुआ, 360 हुआ, और बी को कुल प्राप्त मत 640 हुआ। तो जो जीतने के लिए न्यूनतम मतों की आवश्यकता थी 501 मत, वह अब क्या हो रहा है, इसमें बी को प्राप्त हो चुका है। यानी बी को 501 मतों से अधिक मत प्राप्त हो चुका है और यहां जो है अब रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि न्यूनतम आवश्यक मत जो है जीत के लिए जो निर्धारित की गई थी वह बी प्राप्त कर चुका है। और इस प्रकार जो है बी इस चुनाव में विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले एमएलसी के मतदान की प्रक्रिया, मतदान किस प्रकार दी जाती है और काउंटिंग की क्या प्रक्रिया होती है, काउंटिंग कैसे होती है, इसको आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, जान गए होंगे।